इसमें जो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है कि हाउ टू एग्जामिन दी पेशेंट। ठीक है, अब क्या है, हमने पेशेंट को क्या करना है, एग्जामिन करना है। ठीक, तो उसमें सबसे पहले क्या है, हमें इसके जो बेसिक फंडामेंटल उस पर ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो आयुर्वेदा में क्या है, आयुर्वेदा में जो एग्ज़ामिन करना है पेशेंट को, वो सिर्फ़ और सिर्फ क्या होता है कि हमें सिर्फ उसने ये बोल दिया कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो फिर उस पर नहीं ध्यान देना है। मीन्स उसने बोला कि मेरे लेफ़्ट साइड या ऐसे कि शोल्डर पे पेन हो रहा है या फिर मेरे एब्डोमेन में पेन हो रहा है, तो सिर्फ आपको पेन नहीं लेना है, क्योंकि पेन सिर्फ कौन लेते हैं, तो एलोपैथ वाले लेते हैं। जो आयुर्वेद के रिगार्डिंग, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग क्या होता है कि उसमें आपको ये उसमें देखना होता है कि उसका मेंटली स्टेटस क्या है। ठीक है ना, तो इसमें यही लिखा है कि आयुर्वेद हैज़ अ गोट ऑफ यूनिक प्रिंसिपल एज वेल एज क्या लेना होता है, इंक्लूडिंग माइंड। ठीक है ना, तो हमने क्या है, कई बार क्या होता है पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक, अगर आप क्या है, अगर पास पेशेंट आपके पास आ रहा है, अगर वो ये अपनी मतलब जो भी प्रॉब्लम बता रहा है तो उसको आप सुन लो, क्योंकि उससे भी क्या होता है 90% जो पेशेंट होते हैं तो उनका क्या है ठीक हो जाते हैं उसमें। ठीक है, तो उसमें आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है बेसिक फंडामेंटल दोष धातु एंड मला। ठीक है, तो हमारे जो बेसिक, जो हमारे बेस हैं, ठीक है, जिस पे हमारी बॉडी पूरी टिकी हुई है, तो उसमें आ जाते हैं दोष, धातु और मला। दोष के बारे में हम जानते ही हैं कि वात पित्त कफ होता है। धातु जो होते हैं सप्त धातु होते हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। और जो मल होते हैं, मला में आ जाते हैं हमारे पुरुष व मल, मूत्र, पुरुष और श्वेत। ठीक है, 3 प्रकार के मल आ जाते हैं। ठीक है, तो ये टोटल क्या है, बताई गई बातें हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कौन सा आ जाता है, तो आ जाता है कि फर्स्ट बेसिक जो फंडामेंटल्स है उसमें आते हैं दोष, धातु और मल। ठीक है, तो हमने दोष, धातु, मल पर ही पूरा पूरा क्या है, जब भी पेशेंट आएगा हमारे पास तो हमने उसकी ये चीज़ें देखनी होती है, जिसको हम अष्ट परीक्षा के अंतर्गत भी लेते हैं। तो जो हमारे फोकस वाले जो पॉइंट है तो उसमें कौन कौन से आ जाते हैं, तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास कि दोष प्रकृति। क्या आ जाता है, दोष की प्रकृति। मीन्स क्या आ जाता है, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो वात पित्त और जो कफ है उसमें क्या है प्रकृति। मीन्स क्या, जो अगर वात वाला जो पेशेंट है उसके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए कि जो वात वाला है वो ज़्यादा चलने में, ज़्यादा बोलने में, ज़्यादा मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें जो आपको क्या है, ये जो वातज प्रकृति है ये तो सही है, लेकिन इसके जो हमें ये तो पता लग जाता है कि कोई पतला होगा, जो उसकी हमें क्या है कोई ना कोई नाड़ी दिख रही है, मतलब इन द सेंस कि आर्टरीज वेन्स दिख रही हैं। उसमें जो जॉइंट्स है वो ज़्यादा हार्ड दिख रहे हैं। वो क्यों दिखेंगे, क्योंकि उसमें मसल्स तो होती नहीं है, जॉइंट्स भी अच्छे से उसमें दिखेंगे। ठीक है, ये चीज़ें आ जाती हैं। और इसमें जो उसका मेंटली स्टेटस होता है वो ऐसा होता है, इसका दोषज प्रकृति वालों का, वातज वालों का, उसमें क्या होता है, जो व्यक्ति होता है वो अगर आपने उसको डांट दिया अभी, ठीक है ना, तो उसको वो बुरा मान लेगा। लेकिन यही अगर 5-10 मिनट के बाद वो उसको अगर क्या है, आप लोग नहीं, मतलब इन द सेंस कि अगर आपने उससे 5-10 मिनट के बाद अगर आपने उसको फिर से अच्छे से बुला लिया, आपने उसको बोला कि नहीं आप यहाँ ऐसे हैं या वैसे हैं, यहाँ ठीक है या नहीं है, तो उससे क्या है, उससे आपको ये वो जो जितना भी आपने डांटा हुआ होगा, मतलब आपने उसकी तारीफ़ कर दी, तो जितना भी वो डांटा हुआ होगा तो उसके लिए वो सब कुछ क्या है वो भूल जाएगा उस चीज़ को। ठीक है, तो वो सारे चल जाते हैं वातज में। ठीक है, पित्तज में जो होता है वो क्रोधी होता है, उसको छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है। अगर भूख की बात करते हैं तो उसको भूख बहुत लगती है, वो अपनी भूख जो है वो सहन नहीं कर पाता है। और अगर उनका मेंटली स्टेटस देखें तो मेंटली स्टेटस यही है कि वो काफ़ी, उनको जो है वो अच्छी सत्व में गिना जाता है, अगर हम देखते हैं कुछ लोगों का ये कहना है। लेकिन हम लोग जो है अगर प्रकृति वो क्या है अच्छी क्वालिटी में है हमारे पास, तो उसको क्या है कफज वाले को भी क्या है हम लोग उसको कफज वाले में सत्व गुण हम प्रेजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आ जाती है, वो एक अलग चीज़ है। बस आपको ये प्रकृति देखनी, प्रकृति से क्या होता है कि आपको मेडिसिन देने में वो हेल्पफुल रहती है। ठीक है ना, अगर फॉर एग्जांपल कोई कफज रोगी है, ठीक है, तो उसमें क्या है कफजी विकार आ गया कोई, जैसे प्रमेह रोग आ गया, तो उसमें आपको क्या है, उसमें आपको मेडिसिन आप ऐसी देंगे सीधा उष्ण तीक्ष्ण टाइप की दे देंगे। अगर कोई यही होता है कि कोई कफज प्रकृति वाला है लेकिन क्या है उसमें वातज बहुत बड़ा हुआ है, ठीक है, तो आपको उस हिसाब से वो वाली चीज़ें देनी होती हैं, तो वो इसलिए क्या है ये प्रकृति हम पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट धातु की प्रकृति। धातु की प्रकृति में ये आ जाता है कि जैसे धातुएं हमारी 7 धातुएं होती हैं, तो 7 धातुओं में रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये हमारी धातुएं मानी गई हैं।
अब रस रक्त जो रस रक्त है उसमें हम क्या बोलते हैं कि ठीक है, ये कफज वाली चीज़ें जैसे कि रस है उससे रक्त, रक्त से मांस में अस्थि। जो अस्थि वाली है वो ही सिर्फ एक ऐसी धातु है जो क्या है वात के लिए होती है। और यहाँ पर अगर हम प्रैक्टिकली बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी में क्या है, जैसे किसी को स्किन डिसऑर्डर है, ठीक है, स्किन डिसऑर्डर आ गया तो वो रक्तज व्याधि में आ गया। लेकिन अगर कोई ये बोलता है कि हाँ आपकी ग्लो नहीं है स्किन में, ठीक है, या फिर जो व्यक्ति जो है जो बहुत जल्दी डर जाते हैं, डर इन द सेंस कोई ऊंची आवाज़ में बोला एकदम से वो डर जाते हैं, सहम जाते हैं, तो इट मीन्स उसमें क्या है, मतलब वो नॉर्मली होता है, इतना ज़्यादा भी नहीं होता, लेकिन एक नॉर्मली जो लोग होते हैं कि थोड़ा सा ऊंचा बोला एकदम से डर जाते हैं, इट मीन्स क्या होता है, सीधा वो उसकी जो रस धातु होती है वो क्या होती है, कम होती है, मतलब वो क्या है, वो ख़राब होती है या उसमें क्षय होता है, क्षय बोला जाता है, वृद्धि नहीं क्षय बोला जाता है, ठीक है। तो वो आ जाती है हमारी रस रक्त में जितने भी सारे मतलब ये स्किन डिसऑर्डर्स होंगे वो सारे रक्तज में आ जाते हैं। उसका रस रक्त मांस, मांस में सारी वो वाली चीज़ें आएंगी जो क्या है वृद्धिदायक टाइप की होंगी, ठीक है। या तो क्षय, क्षय में तो सिंपल बोल देंगे कि हाँ भी कि जैसे थायराइड है, ठीक है, तो थायराइड का जो एक हाइपो होता है एक हाइपर होता है, तो जो हाइपो वाली कंडीशन चली जाती है तो वो किस में चली जाती है, मांस क्षय में चली जाती है, क्योंकि उसमें क्षय होना, मेद का भी क्षय में जाएगी वो, ठीक है। तो और लेकिन इसमें जो बढ़ना होता है वो गलगंड, जैसे कि गुठलियाँ बनी होती हैं बॉडीज़ में हर जगह पे, लिम्स वगैरह बने होते हैं, तो वो जो सारी चीज़ें ली जाती हैं वो मांस में ली जाती हैं। उसके बाद मेद, अस्थि, अस्थि जो होती है ना उसका एक बहुत अच्छा एक होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई पेशेंट हमारे पास आता है, आपको इसमें क्या याद करना होता है, वो आपको याद ही करना है इन चीज़ों को कि इसमें क्या आएंगे, इसमें आपको एक तो आ जाएंगे जैसे कि यहाँ पर दो धातु तो आ गए, धातुओं के क्या है मल, ठीक है, धातुओं के मल, और एक आ जाता है उपधातु, किया जाता है उपधातु, ठीक है ना। ये आपको याद करनी होती है, याद इसलिए करनी होती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे कोई पेशेंट आया, उसने बोला आके कि कोई व्यक्ति है, उसको क्या है, उसको प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम किस चीज़ की है, उसको हेयर लॉस बहुत हो रहे हैं, तो हेयर लॉस जो हो रहे हैं तो उसमें हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई आप एक बार ना अपना कैल्शियम चेक करा लो, ठीक है, क्या करवा लो, कैल्शियम चेक करा लो। अब हेयर्स का कैल्शियम के साथ क्या लेना देना, वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो हमारी जो अस्थि धातु है, अस्थि धातु का अगर हम देखेंगे ना उसकी उप धातुएं या उसके मल, तो वो क्या है उसमें नेक्स्ट जो आता है उसमें आ जाता है कि बाल, नख, रोम, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो उसकी उपधातुएं होती हैं। कई बार क्या होता है जो हमारा बोन्स होती हैं, ठीक है, वो या कैल्शियम जो होता है वो वीक कम होता है, कैल्शियम कम होने की वजह से वो बोन्स पे तो असर करता ही करता है, लेकिन क्या है हमें जो बाल हैं तो वो भी क्या है उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है ना, बाल जो झड़ते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं कैल्शियम का भी रोल हो सकता है, इसलिए कि आपको कैल्शियम भी उसमें चेक करवाना होता है, ठीक है ना। तो यही चीज़ें आ जाती हैं सारी। उसके बाद अस्थि मज्जा, मज्जा जो होती है वो बोन मैरो के साथ कोरिलेट करते हैं मोस्टली, इसको जो जिनमें आरबीसीज का कुछ ना कुछ मतलब डिजीज़ होंगी, एरिथ्रो पॉइसिस या एरिथ्रोलाइसिस, जो इस तरह की जो चीज़ें होंगी तो उसमें सारी ये चीज़ें मज्जा में चली जाएंगी। शुक्र, जो शुक्र है तो उसका सीधा ही सीधा इनफर्टिलिटी, स्टर्लिटी, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम जो है वो शुक्र व स्रोतस में साथ साथ हम मेडिसिन में या फिर देखते हैं, ठीक है। तो ये सारी हो जाती है हमारी धातु प्राकृति। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है मल। मल का बहुत अच्छा रोल है, बिकॉज जो मल होता है, मल में हम जो अष्टविध परीक्षा जो कि योग रत्नाकर की आती है उसमें हम क्या है मल, मूत्र, नाड़ी, इन चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। तो उसमें जैसे मूत्र होता है तो उसमें भी हम कलर अलग अलग देखते हैं। हम जो उसका चेक करते हैं जो यूरिन होता है, तो यूरिन को हम चेक करते हैं कि कौन से कलर का यूरिन आ रहा है, और अगर उसमें ये भी देखा जाता है कि अगर उसमें जैसे कि ड्रॉप डालते हैं, बहुत सारे आचार्यों का अलग अलग मत है। उस टाइम पर पहले क्या करते थे कि यूरिन ले लेते थे, अभी तो चलो हमारे पास लेबोरेटरीज आ गई हैं तो हमें उसका ही देखना चाहिए। पहले क्या था, लैब्स वगैरह नहीं थी, तो जिस वजह से क्या होता था कि मूत्र को लेते थे तो उसमें क्या करते थे कि कुछ जो ड्रॉप्स होती थी वो तेल की डाल देते थे, ठीक है, वो क्या करते थे तेल की बूंदें उसमें डाल देते थे।
अब वो उसमें देखते थे कि अगर जो बिंदु है, जो तैल है, अगर तो वो उसके ऊपर है देन ठीक है, अगर वो डूब जाता है, अगर वो इधर उधर रेखाएं चली जाती हैं तो उसको साध्य असाध्य ऐसे लिया जाता था, ठीक है। मल में भी अगर देखना होता था तो ये देखते थे कि ठीक है जो मल का कलर है वो कैसा है। वो बोलते थे अगर थोड़ा सा वाइटिश टाइप में जा रहा है, मतलब थोड़ा सा लाइट कलर में जा रहा है, तो इट मीन्स क्या, उसमें कफ मीन्स उसमें आम मिला हुआ है, ठीक है। अगर ब्लैकिश में जा रहा है तो अलग डिजीज़ है, तो वो उसके साथ इन्होंने ऐसे कोरिलेट किया। जैसे जैसे हम क्या है पढ़ेंगे, जैसे जैसे क्या है हम इसमें आगे जाके पढ़ेंगे, उसमें क्या बोलते हैं इसको, मेडिसिन में मतलब जैसे जैसे हम डिजीज़ वाइज पढ़ेंगे तो जैसे जैसे जिस जिसमें बताया जाएगा तो वो हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो मल का जो मूत्र का ज़्यादातर हम देखते हैं तो हम जॉन्डिस में देखते हैं, ठीक है। जब जैसे जैसे हम करेंगे, अभी इतनी टेंशन वाली ज़रूरत नहीं है, बस एक ही क्लिनिकली आपको क्या क्या चीज़ें नोटिस करनी है वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास साम और निराम। साम और निराम जो अवस्था होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। बिकॉज साम और निराम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी हमारे पास जैसे हमारी बॉडी में क्या है, दोष तो पहले से प्रेजेंट होते हैं, तो वो किस अवस्था में है, साम अवस्था में है या निराम अवस्था में है, ये चीज़ मेन देखने वाली होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल है वात है, वात पित्त कफ है, अगर तो वो निराम अवस्था में है इट मीन्स क्या है कि जो हमारे दोष धातु जो मल है वो अभी सही है, ठीक है ना। हमारे जो दोष हैं वो क्या है, निराम। निराम का मतलब कि आम से बिना, मतलब कि वो क्या है, वो जो भी अपना कार्य करेंगे तो उसमें क्या है वो अपनी क्वालिटी वाला काम करेंगे, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कोई आम एक्चुअली क्या होता है, एक तरह से इनडाइजेशन का एक वो पार्ट होता है जो कि इनडायरेक्टली कफ को ही बढ़ाता है, ठीक है। वो अगर जहाँ पर भी आम आता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एक ही चीज़ स्ट्राइक करती है कि इसमें क्या है, कफ जो है वो बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से जो जठर अग्नि है वो क्या है, वीक है, वीक होने की वजह से क्या है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो ये क्या आ जाता है, साम और निराम आ जाता है। निराम अवस्था को निराम हो गया, वो साम अवस्था वो आ जाती है जैसे कि हम किसी पार्टी में गए, ठीक है। अब यही देख लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल होता है। हम किसी पार्टी में गए, पार्टी में हमने क्या किया, अध्याशन किया। अध्याशन का मतलब क्या होता है, अजीर्ण होने पर भी, इनडाइजेशन होने पर भी, लेकिन हमने पार्टी में देखा बहुत कुछ है खाने को, तो हमने क्या है वो चीज़ें खा ली। वो खाने के बाद क्या है, हमें हमारा जो मतलब इनडाइजेशन की प्रॉब्लम, तो इनडाइजेशन का मतलब ये यहाँ पर हुई। पहले क्या था कि पहले जैसे कि हमने कुछ दोपहर में खाया वो अभी अच्छे से पचा नहीं है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद में क्या होता है, जब तक आपको पहला खाना नहीं पच जाता तब तक आप दूसरा नहीं खाना चाहिए, ये आयुर्वेद का मानना है। तभी तो पहले टाइम पर क्या था कि लोग कम खाते थे, ठीक है, 2 टाइम खाते थे ये जैसे भी है, तो इसलिए खाते थे कि जो भी पहला हुआ खाना है वो पच जाए। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर आपने शाम का अगर ब्रेकफास्ट किया है, ठीक है, तो उसके बाद आपको अगर 7 बजे या 8 बजे कहीं पार्टी पे जाना है या कहीं भी मतलब कोई भी टाइम पे, अगर आपने पहले से खाना खाया वो पचा नहीं है, ठीक है ना, वो अभी अजीर्ण अवस्था में, जीर्ण नहीं हुआ है, मतलब डाइजेशन नहीं हुआ है, फिर भी आप उसको ले लेते हैं, तो उससे क्या है, उससे आपको एक लगता है ना आपको पार्टी में जाकर कि पेट क्या है ज़्यादा भर गया है, मतलब हमने ज़्यादा खा पी लिया है। तो उससे क्या होता है, उससे फिर नेक्स्ट जो जैसे जो कुछ पार्टीज़ होती हैं उसमें क्या है वो भी मिलता है, क्या बोलते हैं उसको, पान, ठीक है। जैसे कि हमने उसके ऊपर से क्या है पान खा लिया। पान का एक अच्छा सा होता है कि वो डाइजेशन में थोड़ा सा हेल्पफुल होता है, ठीक है ना। तो वो क्या है, वो स्टार्टिंग में आपको आपके लिए क्या है वो अच्छा साबित होगा, ठीक है ना, वो अच्छा है। लेकिन क्या है कि आपको जब आप घर आएंगे ना तो आपको एक माइल्ड सा क्या होगा, डायरिया, ठीक है, माइल्ड, नॉट मॉडरेट कंडीशन। डायरिया मीन्स आपको जो मोशन है वो क्या है क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। और क्या है, ये चीज़ें नॉर्मली दिखती हैं, ठीक है ना। हाँ, जिसकी अगर आप बोल दें कि कोई ऐसे भी होंगे वो बोलेंगे नहीं ऐसा तो होता ही नहीं है, हाँ ऐसा भी नहीं होता है, क्योंकि ये चीज़ें उनको होंगी जिनका जो जठर अग्नि है वो अच्छी नहीं है, मीन्स उनमें जो अग्नि है वो क्या है, वो अभी विषम है या फिर मंद अग्नि है, सम होगी या तीक्ष्ण होगी। तीक्ष्ण होगी वो तो सब कुछ ही खा पी कर जला देगी, लेकिन अगर मंद होगी तो वो क्या है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। तो इसलिए क्या है कि उसमें ये चीज़ें हो गई। उसको होना चाहिए माइल्ड, क्या होना चाहिए, अतिसार होना चाहिए। लेकिन अगर उसमें कौन सी कंडीशन आ जाए, स आम वाली, ठीक है, कौन सी आ जाए, स आम वाली। तो अगर स आम वाली कंडीशन आ जाएगी तो वहाँ से हम सीधा देख सकते हैं कि स आम की कंडीशन में क्या होता है कि आम बन जाएगा तो उसको कॉन्स्टिपेशन में वो चला जाएगा, समझ गए ना। अगर तो फॉर एग्ज़ाम्पल उसने जो खाया पिया है
वो क्या है, अभी ये नहीं होता कि अगर डाइजेशन इनडाइजेशन अगर जैसे कि डाइजेस्ट नहीं हुआ खाना तो जो भी हम ऊपर से खाना खाएंगे तो वो आम की अवस्था में रहेगा, ऐसा नहीं होता है। उसकी दो मतलब कंडीशन हो सकती हैं। एक हो सकता है कि उसका जो भी हम खाना खा रहे हैं तो वो क्या है, वो नीचे मतलब हमने खाना खाया, उसके बाद दो कंडीशन आ जाती, या तो वो आम में जाएगी या तो वो आम में नहीं जाएगी। अगर वो आम में नहीं जाती तो कई बार क्या होता है, माइल्ड डायरिया होने के चांसेस होते हैं। क्या होते हैं? माइल्ड डायरिया होने के चांसेस होते हैं। और 50% क्या चांस होते हैं, तो 50% आम बनने के चांसेस होते हैं, ठीक है ना। तो ये दो कंडीशन आप उसमें देख सकते हैं। अगर तो उसको समझ लो कि वो कह रहा है कि पहले से आपके पास पेशेंट ऐसे बोल सकता है कि हाँ भाई कि मैं वहाँ पर आया, मैं यहाँ पर गया था, तो आप पूछ सकते हैं कि उससे पहले आपने क्या क्या खाया था या क्या नहीं खाया था, एज अपनी हिस्ट्री के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इससे बहुत कुछ आपने कर लिया, लेकिन फिर भी आपकी हिस्ट्री एज अ स्ट्रॉन्ग होती है। तो उसमें वो बोल सकता है कि हाँ कि कल पार्टी थी, ऐसे मैंने खा लिया। तो आप उसको पूछ सकते हैं कि हाँ भाई कि उसके बाद तुम्हें मोशन कैसा आया। अगर वो बोलता कि मोशन आया नहीं तो आप में एक कंडीशन आ जाती है कि हाँ इसमें आम बन गया होगा। एक आ जाता है कि हाँ भाई कि एक बोल देता है अतिसार, ठीक है, अतिसार वो जिसको हम डायरिया बोल देते हैं। तो वो क्या होता है, वो बोलेगा कि नहीं एक बार ऐसे मतलब करके आया। पेशेंट हमेशा तभी आता है जब थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया होता है। ऐसे छोटी सी कंडीशन के लिए पेशेंट आता नहीं है। बहुत कम लोग ही होते हैं जिनको अपनी थोड़ी केयर होती है, वरना कोई ना कोई टैबलेट घर में पड़ी होती है, उसको ही वो खा लेते हैं और ठीक मतलब हो जाते हैं। इसमें बस यही होता है कि आपको ये देखना होता है कि अगर वो उसमें गया आम में तो वो कॉन्स्टिपेशन में चला जाएगा, ठीक है। उसमें आपको फिर अगर वो दूसरे में गया तो वो क्या है, माइल्ड अतिसार कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है स्रोतस। तो आपको क्या है, स्रोतस आपको अच्छे से देखने पड़ेंगे, ठीक है। स्रोतस देखने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, इससे क्या है हमारा जो एक ट्रीटमेंट करने का या फिर उसके मूल तक जाने का क्या है हमारा, जैसे कि रक्त वह स्रोतस है तो उसमें आता है यकृत और प्लीहा, ठीक है। तो हमारा क्या होता है कि जब फॉर एग्जांपल अब यकृत और प्लीहा भी आएगा, बिकॉज जो हम जॉन्डिस है, जॉन्डिस हम किस में पढ़ते हैं, जॉन्डिस हम पढ़ते हैं रक्त वह स्रोतस में। तो उसका रक्त वह स्रोतस के साथ क्या कोरिलेशन है, यकृत प्लीहा क्यों बोला गया, तो क्योंकि जो जॉन्डिस होता है उसमें होता क्या, जो आरबीसीज जो सेल होते हैं वो जो क्या करते हैं, डाई हो जाते हैं। जब ज़्यादा अमाउंट में डाई होना शुरू हो जाते हैं तो उससे इनडायरेक्टली जॉन्डिस होना शुरू हो जाता है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। ऐसा जो आपको टेक्स्ट मिलेगा तो उसमें यही बोला जाता है। वो अलग है कि येलोइश दिखेगा, वो उसके लक्षण आ जाते हैं, लेकिन जो प्रोसेस होता है, जो पैथोलॉजी है वो यही है। अब जो यकृत और प्लीहा बोलते हैं, तो प्लीहा क्या होता है, स्प्लीन होता है। तो बोलते हैं जो सेल जो डाई होते हैं तो वो कहाँ होते हैं, तो वो स्प्लीन में जाते हैं सब, ठीक है। तो वही है, इसलिए क्या है स्रोतोस को पढ़ना क्या इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है रोग मार्ग। रोग मार्ग इसलिए पढ़ना ज़रूरी होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम चरक सूत्र जो 11 था उसमें हम रोग मार्ग पढ़ के आए हैं। वो उसमें आ जाता है कि शाखा में जाता है या मर्म संधि में जाता है या फिर कोष्ठ में जाता है, ठीक है। शाखा में इन द सेंस होता है कि सब जो है वो स्किन डिसऑर्डर या फिर क्या है वो धातुओं में दोष पैदा कर रहे हैं, वो हो जाते हैं शाखा वाले, ठीक है। जो हमारी क्या है धातुओं में जा रहे हैं, जैसे रक्त रस, मांस में दस्ती, मज्जा, शुक्र, ठीक है ना। तो उस जो धातुओं में जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि सभी की सभी जाएंगे, एग्जाम्पल के लिए जो धातुओं में जाते हैं तो वो मोस्टली क्या होते हैं, वो शाखा के अंतर्गत आते हैं। कोष्ठ में आ जाती है हमारी अग्नि के रिगार्डिंग, आ गया हमारी गृहिणी रोग के रिगार्डिंग, जितनी भी सारी डिजीज़ आ जाती हैं तो वो सारी उसमें चली जाती हैं। और संधि और मर्म जो होता है उसमें मोस्टली जो हमारी जॉइंट्स के बारे में दर्द है जो ये वो, तो वो इस हिसाब से उन्होंने क्या है रोग मार्ग में डिवाइड कर दिया। वो इसलिए करते हैं, हमने लास्ट टाइम हमने शायद चैप्टर्स पढ़ा भी था, उसमें हमने पढ़ा था सूत्र स्थान में आता है, वो लास्ट में चैप्टर है। उसमें हम पढ़ते हैं कि अगर शाखा से कोष्ठ में जाते हैं और कोष्ठ से शाखा जाते हैं, वो क्यों हम पढ़ रहे हैं कि 4 में डिवाइडेड है, या फिर जैसे शाखा से वो अगर कोष्ठ में जा रहे हैं या कोष्ठ से शाखा की तरफ जा रहे हैं, तो 4 कारण होते हैं। एक्चुअली क्या होता है, दोषों को क्या होता है, अगर हम उसमें पंचकर्मा थेरेपी करवाना चाहते हैं तो उसमें क्या, अगर हमें ये जान लिया कि हाँ ये जो रोग है, ठीक है ना, आपको क्या करना होता है, इसमें आपको फिर से टेक्स्ट ही पढ़ना पड़ता है इनडायरेक्टली। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई रोग आया, उसको हमने देखा कि ये कौन सा रोग होगा, हमें याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो उसमें हमने क्या पढ़ना होता है, तो उसमें हमें देखना, हमने टेक्स्ट निकाला, टेक्स्ट में हमें पता लगा कि ये तो शाखा है, ठीक है, ये शाखा वाला रोग है। तो हमने क्या करना होता है, उसको क्या है कोष्ठ में लाना होता है। क्या करना होता है, कोष्ठ में लाना होता है। कोष्ठ में लाने के बाद क्या करना होता है, उसको वमन विरेचन या थेरेपी, पंचकर्मा थेरेपी के साथ क्या है उसको, अब ये इन्होंने अभी से इन्होंने अलग चीज़ें कर दी हैं कि हाँ पंचकर्मा अलग है, या फिर हमने पहले उसमें ये देखना कि वो कितने अमाउंट तक बढ़ा हुआ है। अगर तो वो ज़्यादा अमाउंट में बढ़ा
पड़ा हुआ है, फिर तो हम उसको क्या है कोष्ठ में लाएंगे, सीधी बात है, कोष्ठ में लाकर उसका क्या है वमन विरेचन शोधन करवा देंगे, ठीक है ना। ये चीज़ें होती हैं, इसलिए फिर होता है कि हम कौन कौन सी चीज़ें करें कि जिससे शाखा से वो कोष्ठ की तरफ आ जाए, ठीक है ना। वो जो 4 या 5 कारण बताए गए हैं, कोष्ठ से शाखा के लिए 4 है और शाखा से कोष्ठ के लिए 5 कारण है, ऐसे बताए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारे पास कि इसलिए क्या है जो ये जो रोग है उसको पढ़ना होता है, रोग मार्ग को, ठीक है। ये सारे आ जाते हैं हमारे फोकस पॉइंट कि हमने किस किस चीज़ को क्या मतलब इन चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। इट मीन्स ये होता है आप अपनी कोई भी या तो टेक्स्ट बुक ले सकते हैं या कुछ भी ऐसा ले सकते हैं जिसमें क्या है जो ये सारी आपको चरक में मिल जाएगी ऑलमोस्ट सारे, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको क्या है ये सारी चीज़ें पढ़नी है आपको, ठीक है ना। बाकी हम जैसे जैसे ऐसा भी नहीं है कि आपको इसमें श्लोका नहीं याद करना होता, बस आपको श्लोका पता क्यों याद करना होता है, वो इसलिए याद किया जाता है ताकि क्या है जैसे श्लोका में हमने एक लाइन बोल दी, वो लाइन में सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। ऐसे अगर आप एक दो ऐसे करके अगर नंबरिंग में याद कर दें तो उससे क्या होता है, उससे आपका कुछ ना कुछ छूट जाता है, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि नहीं श्लोका जो होते हैं उसका क्या होता है, उसका कुछ इतना खास मकसद नहीं है, वो तो बस हमारे पास सामने पेशेंट आएगा तो हमें श्लोका से क्या मतलब है। वो जो श्लोका है वो आपके पेशेंट से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन आपकी खुद मेमोरी के लिए उसको मतलब रखना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसलिए श्लोका पढ़े जाते हैं। तो इस तरह के आपका जो दोष प्राकृति, धातु प्राकृति, मल प्राकृति, हम इस अकॉर्डिंग क्या है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ दी गुना दोष, ठीक है। ये गुना दोष का इम्पोर्टेंस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें ध्यान रखना है। ये जो गुण हम पढ़ रहे हैं वो भी गुण को क्या बोलते हैं हम लोग, अगर थ्योरेटिकल देखते हैं और क्लिनिकल भी देखते हैं तो जो गुण होता है उसको हम डिवाइड करते हैं कि गुरुवादी गुण है, परादी गुण है, ये वाली चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पर किसकी बात हो रही है, तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो दोष के गुणों की बात हो रही है। किसके? दोषों के गुणों के। तभी क्या है लिख दिया इंपॉर्टेंस ऑफ गुना, किसके बारे में। हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ गुण दोषा, ठीक है। क्या आ जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ गुण दोषा। तो इसमें हमने किस बारे में बात करनी है, तो इसमें हमने करनी है जो गुण है, ठीक है ना। जो हमारे दोष हैं, दोष कौन से आ जाते हैं, वात पित्त कफ, तो उनके जो गुण हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। जैसे कि हम जो सूत्र स्थान जो फर्स्ट हैं, आज आपका यही काम है कि सूत्र स्थान जो फर्स्ट चैप्टर में जो हमने वात पित्त कफ के जो गुण पढ़े थे वो क्या है आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इसलिए क्या है यहाँ पर श्लोका लिखा नहीं है क्योंकि ये आपको पहले से करवा दिया गया है, ठीक है ना। तो उसमें आपको क्या है, उसमें आपको वात पित्त कफ के जो गुण हैं, ठीक है ना, वो आपको याद करना, वो मैंडेटरी है याद करना। वो क्यों याद करना मैंडेटरी है, उसमें वो एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब जैसे कि हमारे पास क्लिनिक में कोई पेशेंट आता है, उसने हम जो उसको देखते हैं, अगर हम एज अ क्लिनिकली देखते हैं तो हम उसमें प्रकर्शन करते हैं, पल्सेशन करते हैं, अस्कल्टेशन करते हैं, तो ये चीज़ें सारी आ जाती हैं। उसी कोई जो हम अगर आयुर्वेद की बात करें तो वो आ जाती है सारी मॉडर्न की, जो हम 4 चीज़ें पढ़ते हैं। हम अगर आयुर्वेद की बात करते हैं तो उसमें हमने त्रिविध परीक्षा करनी होती है। त्रिविध परीक्षा में आता है दर्शन, स्पर्शन और प्रशन, ठीक है। ये कौन सी आ जाती हैं, त्रिविध परीक्षाएँ आ जाती हैं। तो उसमें क्या आता है दर्शन, दर्शन से मतलब क्या, इंस्पेक्शन करना, ठीक है। उसमें इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, प्रकर्शन और अस्कल्टेशन ऐसे आता है। स्पर्शन का किसके साथ, पाल्पेशन के साथ, प्रकर्शन के साथ, ऐसे भी हम उसको कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम अभी मॉडर्न के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं आयुर्वेद की। तो उसमें आता है स्पर्श। तो स्पर्श हम मोस्टली किन जगहों पे करते हैं, जैसे कि किसी को फीवर आ गया या फिर किसी के क्या है अडीमा है, या फिर मतलब कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर हमें क्या है स्पर्शन करने का ज्ञान करने की ज़रूरत है, तो वहाँ हमने स्पर्श करके देखना है। तो वहाँ उन्होंने एक एग्जाम्पल हमने दिया हुआ है कि हम लोग कैसे उसको क्या है देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या बोला गया कि ऑन अ स्पर्श एग्जामिनेशन, ठीक है। हमें इंपॉर्टेंस ऑफ गुण पढ़ने की ज़रूरत क्यों है, ठीक है। तो उस रिगार्डिंग हमने क्या है ये चीज़ बताई गई है। अगर क्या है कोई स्पर्श वाले कोई उसमें चला जाता है, ठीक है ना, स्पर्शन में चला जाता है, तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ दिखने को मिलती है। तो उसमें आता है इफ़ वी फाउंड, ठीक है ना, अगर हमने हाथ लगाया है बॉडी पे, तो या फिर कोई भी ए पार्ट ऑफ एरिया पे, मतलब कोई भी बॉडी के कोई भी पार्ट पे अगर हमने हाथ लगाया है तो वहाँ हमें क्या फील हो रहा है, रफ़, ठीक है ना, रफ़ फील हो रहा है। तो रफ़ जो होता है इट मीन्स क्या होता है, रूक्ष, ठीक है ना। तो रूक्ष होता है, इट मीन्स हमें समझ लेना चाहिए कि वो जो एरिया है, ठीक है, रफ़ के साथ अगर हमें शीत गुण भी अगर दिखता है, ठीक है ना, जो शीत है वो भी वात का गुण है। तो अगर हमें थोड़ी वो ठंडी जगह दिख रही है और थोड़ा सा क्या है वहाँ पर अगर हम हाथ लगा रहे हैं, सॉफ्टनेस नहीं है, थोड़ा खुरदरापन है, ठीक है, रफनेस है, तो उसको हम क्या बोल लेते हैं कि उसमें जो वात है वो प्रकोपित हुआ है। उसी हिसाब से नेक्स्ट जो आ जाता है उसमें बोला गया है कि अगर कोई उष्ण गुण है, मीन्स हाई टेम्परेचर वाला कोई, जैसे हमने हाथ लगाया तो हमें गर्म महसूस हुआ, तो उसमें हम समझ लेते हैं कि ये पित्त है,
हाई टेम्परेचर है और सस्निग्धम बोलते हैं हम इसको, ठीक है ना, द्रवम सस्निग्धम। तो जो स्निग्ध होगा और साथ में हाई टेम्परेचर होगा तो उसको हम मान लेते हैं कि ये क्या आ जाता है, तो ये हमारा आ जाता है हमारा पित्त का प्रकोप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है उसमें क्या बोला गया है, अगर हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है अगर कि शीत है वो ठंडी जगह है और क्या है स्निग्ध गुण है, तो उसको मान लेते हैं कि ये प्रकोप को कफ गुण है, ठीक है। ये हो गए वात पित्त कफ के। जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई भी पेशेंट आएगा तो उसमें वात और पित्त और कफ अलग अलग ऐसे मिलेगा। उसके बाद क्या है, आपको ऐसा भी मिल सकता है कि उसमें टेम्परेचर तो हाई है लेकिन साथ में क्या है वहाँ पर ड्राइनेस है, ठीक है, ड्राइनेस है। अब देखो टेम्परेचर हाई है वो तो पित्त के लिए चला गया, लेकिन जो ड्राइनेस है वो पित्त का तो नहीं गुण है, वो तो स्निग्ध है जो पित्त का गुण है। तो इसलिए आपको ये समझ लेना चाहिए कि वो क्या है वातज पित्तज दोष है, ठीक है। अगर क्या है आपको दोषों के अकॉर्डिंग अगर चिकित्सा करनी है तो उसमें हमें ये मान लेना चाहिए कि ये क्या है वातज पित्तज। अगर दोषों के अकॉर्डिंग समझ लेना चाहिए तो उससे ये मान लेना चाहिए कि वातज पित्तज क्या है यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला रहता है कि अगर हमारा टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है ना, अगर हम ई पॉइंट की बात करते हैं तो उसमें रहता है कि अगर बॉडी में क्या है टेम्परेचर ज़्यादा है लेकिन साथ में क्या है भ्रम, जो भ्रम मीन्स चक्कर आना शुरू हो जाते हैं ना, तो उससे हमें ये समझ लेना चाहिए कि इट इज़ अ प्योर पित्त, ठीक है ना। ये कंडीशन है कि जिसमें क्या होता है प्योर पित्त ऐसे दिखता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है हाई टेम्परेचर हो साथ में क्या हो ड्रॉजीनेस हो। जैसे होता है ना व्यक्ति जो है वो क्या इधर पड़ा उधर पड़ा, तो वो क्या है वो कफज का गुण आ जाता है ड्रॉजीनेस, दैट इज़ अ तंद्रा, ठीक है ना। तंद्रा गुण जो होते हैं जैसे सत्व रज और तम जिसको ठीक है ना, तम जो तंद्रा वही सारे गुण हैं, तो उसमें क्या आ जाता है, तो तंद्रा जो गुण है तो उसकी वजह से क्या उसको ड्रॉजीनेस है। इट मीन्स क्या उसमें क्या रहेगा, हाई टेम्परेचर है तो उसमें पित्त रहेगा, बिकॉज टेम्परेचर तो हाई, जिसमें टेम्परेचर हाई है तो इट मीन्स क्या वहाँ पर पित्त है ही है, ठीक है ना। और साथ में आ जाएगा ड्रॉजीनेस, तो वो सारी किस में आ जाती है, तो वो पित्त और कफज, ठीक है ना, पित्त और कफज में लिया गया है। उसके बाद यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है हमने जो लिया गया वो काफ़ी अच्छा है। उसमें बोला गया है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द गुना कर्मा एट द क्लिनिकल फीचर्स। हम उसमें देखते हैं कि इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड द वाइटल हिस्ट्री। देखो जब भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने क्या है गुण पढ़ लिए कर्म पढ़ लिए तो उससे क्या हमने सब कुछ देख लिया, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अगर हमने क्या है कि अगर हमने अकेला क्लिनिकली अगर हमने उसके देख लिया कि उसमें हाथ लगाए तो नहीं जी इसका तो कफ है, ऐसा नहीं है। ये एक उन्होंने टाइप बताई कि आप ऐसे भी हाथ लगा के उसको चेक करेंगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि इसमें कौन कौन से लक्षण किस हिसाब से दिख रहे हैं। उसमें आपको क्या है मैंडेटरी है कि पेशेंट जो है वो क्या बताए, अपना हिस्ट्री बताए, ठीक है ना, हिस्ट्री बताए। और हिस्ट्री में भी क्या क्या है, हम जैसे निदान पंचक पढ़ते हैं, निदान पंचक के अकॉर्डिंग ही आपको लेना होता है सब कुछ। जैसे कि सबसे पहले आपको निदान कि जो व्यक्ति है उसने क्या खाया क्या नहीं खाया, कहाँ गया क्या किया क्या नहीं किया, वो सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, निदान में आ जाती हैं, ठीक है। मीन्स की कॉज क्या है। उसके बाद आ जाता है हमें कि एक क्ल्यू मिल जाता है हमें, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है कि सो इट गिव्स टू अ क्ल्यू, ठीक है ना। अगर आप इसकी 1 2 3 4 फिफ्थ लाइन में देखेंगे तो आया था कि सो इट्स गिवन अ क्ल्यू टू ड्राइव अ डायग्नोस ऑफ द रोग एंड द दोष, ठीक है ना। तो उससे क्या हमें क्ल्यू मिल जाता कि हाँ कि यही पक्का क्या है दोष के, मतलब दोष का कारण यही है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर पेशेंट है वो हमारे पास आता है, वो बोलता है कि मुझे क्या है कोल्ड हो गया है, ठीक है, क्या हो गया कोल्ड हो गया। तो कोल्ड में हम क्या देखते हैं, तो उसमें भी एक चीज़ है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी गई है, वो आप एग्जाम्पल को समझना, ठीक है। उसके बाद पेशेंट पे एग्जाम्पल बताएंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर बताया गया कि पेशेंट इज़ कम इज़ अ सफरिंग विद फ्रॉम अ कोल्ड, ठीक है। उसमें हमने ये चीज़ देख ली है कोल्ड है, उन्होंने बोल दिया अगर वो जो कोल्ड है अगर वो एयर कंडीशनर में रहा है, मीन्स वो अगर वो एसी में रहा है, एक्सपोजर टू एसी है, तो उसमें कैसी जो कौन सी वायु उसमें आई होगी, तो रुक्ष वायु आई होगी। एग्जाम्पल है, ठीक है ना। हम जो वायु भी पढ़ते हैं तो उसमें भी आता है कि कौन सी वायु लेते हैं, ठीक है, रुक्ष है या स्निग्ध है। तो उन्होंने बोल दिया कि अगर एयर कंडीशन के साथ एक्सपोजर किया होगा तो उसमें कौन सी है, तो उसमें रुक्ष वायु होगी। और स्निग्ध शीतल वायु कौन सी होगी, वो जब वो क्या है किसके साथ एक्सपोजर किया होगा, तो एयर कूलर के साथ, कूलर जो होता है जिसमें पानी डाल के चलाते हैं। तो उन्होंने वही है कि अगर इसमें यही चीज़ें देखी जाती हैं। उसी प्रकार से क्या है जब हम क्या है कि जो पेशेंट है उसको अगर क्या है हम देखते हैं, ठीक है। सिमिलरली से देखो यहाँ पर ये देखो
यहाँ से सिमिलरली, ठीक है। यहाँ से देखो कि एक एग्जाम्पल था बताने का कि हमें उसको कैसे देखना है, कि जैसे कि अगर हम बैठे भी हैं यहाँ पर, अगर हम बैठते हैं तो हम क्या है, जैसे जो बरसात का मौसम होता है तो उसमें भी क्या है, हम ये नहीं चला सकते हैं कूलर वगैरह। वो क्यों नहीं चला सकते हैं? बिकॉज वहाँ पर ह्यूमिडिटी, ये वो नमनेस, एज अ गीलापन, चिपचिपापन वैसा रहेगा। तो एयर कंडीशन जो होगा उसमें एकदम ड्राइनेस के साथ एकदम हवा आती है। तो उन्होंने वो एक एग्जांपल दिया था, तो उसमें बोल दिया कि सिमिलरली अगर कोई, उसमें क्या एक एग्जांपल दिया गया है कि अगर सिमिलरली, ठीक है, कि अगर क्या है एक पेशेंट है, ठीक है, तो उसको क्या है, अगर वो आइसक्रीम, ठीक है, आइसक्रीम वगैरह ले रहा है तो उसे समझ लेना चाहिए कि वो क्या है, गुरु स्निग्ध नेचर का है, विच इज़ अ कफ इन नेचर, ठीक है, विच इज़ क्या है, कफ इन नेचर है। देयर इज़ अ कफज, उसको क्या है, कफज के साथ ही मतलब व्यक्ति को क्या है, गुरुवादी गुण को देखकर, गुरुवादी गुण जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं कि गुरुवादी गुण जैसे कि पढ़ना जरूरी है, एक मिनट, जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं कि गुरुवादी गुण कि वात पित्त कफ या धातु दोष मल वो पढ़ना इंपॉर्टेंट है, वैसे क्या है जो गुरुवादी गुण होते हैं वो भी पढ़ना क्या है, इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। इसमें सिंपल आपको ये देखना है कि जो व्यक्ति है उसको क्या क्या चीज़ों के साथ प्रॉब्लम हुई है। अगर तो जो पेशेंट है वो ये बोल रहा है, मतलब कि डायग्नोज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर उसने आइसक्रीम वगैरह खाई है तो इट मीन्स हमें ये समझ लेना चाहिए कि उसको गुरु स्निग्ध नेचर का है। अगर कोई बोल रहा है कि नहीं वो तो कहीं बाहर गया था तो वहाँ उसको ठंड लगी, तो ठीक है ना, अब कौन सी एयर में वो जा रहा है तो उसके साथ भी हम कोरिलेट करके क्या है, कुछ लोग जो हैं वो क्या है उसके साथ हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो आपको क्या है, गुरुवादी गुण जो है आपको एक भेजा होगा गुरुवादी गुण का, उसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हैं स्टार्टिंग में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आ जाता है गुरु, ठीक है। तो गुरु के लिए क्या हम बात कर लेते हैं कि जो गुरु है उसमें जो क्या होता है वो हैवीनेस होता है। क्या होता है? वो हैवीनेस होता है। हैवीनेस को हिंदी में हम क्या बोल देते हैं कि भारी होगा, ठीक है, भारी होगा। और साथ में क्या है, इसमें जो महाभूत प्रेजेंट है तो वो कौन कौन से आ जाते हैं? वो आ जाते हैं पृथ्वी और जल, ठीक है, पृथ्वी और जल। अब देखो जहाँ पर भारीपन आएगा तो वहाँ क्या आएगा, वो कफ को बढ़ाएगा और वात को क्या करेगा, वो ख़त्म करेगा, ठीक है। और मुख्य कर्म जो होगा वो क्या होगा, इसका भृंगन होगा, ठीक है। भृंगन का मतलब क्या होता है? धातुओं को बढ़ाने वाला। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की क्षय है, ठीक है ना, अगर कोई क्षय वाला है, जैसे कर्म में यहाँ पर बताया गया कि ये क्या क्या कर्म करेगा, तो ये क्या है, अवसाद, मतलब वही हैवीनेस वगैरह क्रिएट करेगा, ठीक है, हैवीनेस आ गया। उसके बाद गौरव, ठीक है, उपलेय, बल, तृप्ति और गुरुपाक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। अब ये आ जाता है कि गुरु जो होंगी चीज़ें, फॉर एग्जांपल हमने क्या, कोई व्यक्ति जो पतला है बहुत, वो है जिसमें क्या है, जो वात का है वो ज़्यादा है, वात प्रकृति वाला है, तो वो उसको हम बोल सकते हैं कि तुमको जो मिलेगा, जो गुरु गुण है, तो वो किस किस से मिल सकता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि किस किस से मिल सकता है। तो उदाहरण में बताया जाता है कि जैसे माश हो गया, ठीक है, माश मतलब है तो उड़द की दाल आ गई, ठीक है। उसके बाद लिखा है सुसली, ठीक है, सुसली नहीं होता है, मूसली होगा, ठीक है, मूसली है। मूसली एक ड्रग होता है, ठीक है, मूसली ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बहुत अच्छा काम करती है। उसके बाद विदारी कंद आदि, ठीक है। तो ये जो होती है ये गुरु नेचर की होती है, ठीक है, ये क्या है, गुरु नेचर की है। वैसे नेक्स्ट जैसे कि अगला आ जाता है लघु। तो लघु के लिए क्या आ जाता है, लघु के लिए इट इज़ अ लाइटनेस होता है, ये हल्कापन है। अब देखो कोई भी चीज़ हल्की होगी तो उसमें जो महाभूत हो गए होता क्या, जो हम पंच महाभूत पढ़ते हैं इसको सीक्वेंस वाइज क्यों पढ़ते हैं, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी को, ताकि क्या है कि वो जैसे हम नीचे नीचे जाते रहेंगे वो क्या हैप्पीनेस उसमें क्या है आती रहेगी, ठीक है। तो उसमें क्या सबसे पहले आ जाता है, वो आ जाता है हल्कापन। तो हल्केपन में क्या आता है, वायु अग्नि और आकाश, ये बताया गया है, ठीक है। और साथ में क्या आ जाता है, ये वातकर है और कफ को क्या करेगा, ये घन करेगा। इसमें नेक्स्ट अगला आता है लंघन। क्या आ जाता है, लंघन, ठीक है। क्या इसमें आ जाता है, तो आ जाता है इसमें लंघन। तो लंघन का आपको ध्यान रखना कि ये लंघन कर्म करवाता है। जो हम लंघन पढ़ चुके हैं ना, तो वही है कि ये लंघन कर्म करवाता है। तो लंघन अगर कोई व्यक्ति को करते तो उससे क्या है, जैसे कि आपके पास कोई कफज प्रकृति वाला आ गया तो उसमें हमने आपको सीधा क्या करवाना है, तो लंघन करवाना है। तो लंघन से क्या होगा, एक तो उसमें उत्साह आएगा, स्फूर्ति, मल क्षय, अतृप्ति, दौर्बल्य, ठीक है, कृष्णता, जो भी मतलब जो कफज जितनी भी सारी व्याधियाँ आएंगी, अगर हमने लंघन बोला, इसके जो उदाहरण है, आपको उदाहरण मोस्टली याद करने, बिकॉज आप क्लिनिकली अगर देख रहे हैं तो उसमें क्या देखना होता है, तो उसमें आ जाता है सबसे पहले कि मुगध मीन्स, मुगध का मतलब क्या होता है, तो मुगध में आ जाती है आपकी
दाल आ जाती है मूंग की दाल, ठीक है। लाजा, पिपली, जटामांसी, ये सारे ड्रग्स हैं, ठीक है। जटामांसी, पिपली, तो उसको हम क्या है दे सकते हैं। नेक्स्ट अगला आ जाता है शीत। शीत जो होता है उसको क्या हम बोलते हैं, कोल्ड। ठंडे के साथ है, ठंडक है, जल है, ठीक है। और नेक्स्ट कौन सा आता है कि ये वात श्लेष्म कर है, मतलब वात को और कफ को ये बढ़ाने वाला है और पित्त को कम करने वाला है। बिकॉज वही है कि सबसे पहले जो इसका बेस है वो त्रिगुण ही है, मतलब त्रिगुण इन द सेंस त्रिदोषों के जो गुण हैं वो ही इंपॉर्टेंट है। अगर पहले आप जब तक उसको नहीं याद कर लेते, रट नहीं लेते, तब तक कुछ नहीं है। अब शीत गुण जो है वो वात में भी आता है और कफ में भी आता है, तो इसलिए क्या आ जाता है कि ये वात और श्लेष्म कर होता है, और पित्त को क्या है वो कम करने वाला होता है, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट अगला आता है स्तंभन, ठीक है। वो क्या करता है, स्तंभन। स्तंभन का काम क्या होता है, रोकना होता है। तो इसमें बोला गया कि हम किस में हम कर्म कर सकते हैं, तो मूर्छा, तृष्णा, दाह का नाश, स्निग्ध, पिछलता, ठीक है, जीवन और क्लेद, इसके लिए है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आ जाता है चंदन। फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति आपके पास आएगा, वो बोलेगा कि नहीं मुझे पसीना बहुत आता है या मेरे हाथ पैर हमेशा गर्म रहते हैं, तो आप उसको एडवाइस कर सकते हैं कि ये जो शीत वाला है, बिकॉज देखो शीत गुण है, तो शीत गुण के एग्जाम्पल कौन कौन से आते हो, आप बोल सकते हैं कि चंदन, खसखस, ठीक है, कमल, नारियल आदि का क्या है वो लेप लगा सकता है। नारियल खाने वाला, मतलब नारियल को खा सकता है, चंदन का लेप लगा सकता है, जो चीज़ें खाने वाली हैं वो खाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है उष्ण। तो उष्ण जो होता है वो क्या होता है, वो करता है हीट का, ठीक है। तो आता है गर्मी। कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं हमारे हाथ पैर हमेशा ठंडे रहते हैं, तो उनको हम क्या बोल सकते हैं, तो उसमें आपको यही चीज़ें याद रही तो अच्छी बात है कि अग्नि है, वात श्लेषम को क्या करेगा, वो खत्म करेगा, पित्त को बढ़ाएगा, क्योंकि जहाँ पर भी उष्ण रहेगा वहाँ पित्त ही रहेगा, ठीक है। और क्या करेगा, वो स्वेदन है, ठीक है। स्वेदन करेगा तो मूर्छा दाह, पहले ऊपर देखो तो वहाँ क्या लिखा होता है कि मूर्छा दाह तृष्णा को वो क्या करता है, कम करता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो मूर्छा दाह तृष्णा है उसको क्या है, उसको बढ़ा देता है, बिकॉज अग्नि है, ठीक है। श्वेत की उत्पत्ति हो जाती है। ये चीज़ें पढ़ लेते हैं हम लोग। इसमें इसमें देख लो कि एग्जाम्पल क्या दिया गया, जैसे उसको चव्य चित्र, जिसमें क्या है वो उष्ण टाइप के होते हैं, ठीक है। हम जैसे कि मरीच है, मरीच तो हम लोग वैसे ही यूज़ करते हैं खाने में, काली मिर्च जो होती है, तो मरीच है, चव्य चित्र, गुगुल, तो इसको हम क्या है यूज़ करवा सकते हैं। मतलब कोई पेशेंट अगर हमारे पास आया, उसने बोला कि इसमें क्या इसके हाथ पैर हमेशा ठंडे रहते हैं, तो हम कोई भी अच्छी सी गूगलों की फॉर्मेशन वाली, हम जैसे योगराज गूगल हो गया, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसे गूगल की फॉर्मेशन वाली जो भी मेडिसिन होगी, तो उसको हम क्या है दे सकते हैं, जो कि उसके लिए अच्छी हो, ठीक है। उसके बाद क्योंकि जो भी आपके पास पेशेंट आएगा तो वो ऐसा ही आएगा जिसमें क्या है प्रॉब्लम है, कोई नॉर्मल जनरल पेशेंट तो आएगा नहीं। कोई भी अगर जनरल पेशेंट आता है तो उसको हम रसायन दे सकते हैं कोई भी। लेकिन अगर आपके पास जैसे कि कुछ ने बोला कि उसके हाथ पैर क्या ठंडे रहते हैं, लेकिन उसमें क्या साथ में पेन की भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना, दर्द की, तो उसमें हम योगराज गूगल दे सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी गूगलों की फॉर्मेशन, क्योंकि वो क्या है उष्णता लाती है शरीर में, ठीक है ना, क्या लाती है, उष्णता लाती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट में अगला आ जाता है स्निग्ध, ठीक है। तो स्निग्ध जो रहेगा वो चिकनाहट, जिसको स्नूदिंग बोल देते हैं, वो वात हर है, कफ को बढ़ाएगा, क्लेदता उत्पन्न कर देता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल है बहुत सारे ऐसे, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि ड्राइनेस जहाँ पर रहेगी तो उसमें वात प्रकोपित है, तो उसमें हम स्नेह वाला ट्रीटमेंट दे सकते हैं। उस व्यक्ति को हम बोल सकते हैं कि तुम खाने में थोड़ा सा स्नेह जो है वो इंक्रीज़ कर लो, और जो क्या है कि नहाने से पहले या नहाने के बाद क्या आप अच्छे से मालिश मुलिश करवाओ, ये भी हम बोल सकते हैं। और घृत तेल वसा मज्जा जो हम पढ़ते ही हैं चार, ठीक है, वही चीज़ है। नेक्स्ट अगला आ जाता है रूक्ष। तो रूक्ष में क्या आ जाता है, तो उसमें आता है ड्राइनेस है। जो स्निग्ध वाले ज़्यादा होंगे तो उसमें हम उसको दे सकते हैं, जैसे कि जौ, बाजरा, ये हम सब चीज़ें पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। जैसे जौ हो गया, बाजरा हो गया, रसांजन हो गया, गवेदुकन हो गया, गौमूत्र हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो क्या है हमारे शरीर में रूक्षता लाई, जो कफज प्रकृति वाले लोग होंगे तो उसको हम जौ, बाजरा, जैसे बहुत सारे लोग हैं वो अपनी डाइट करवाने आते हैं, ठीक है, डाइटिशियन के पास। तो डाइटिशियन जो होता है उसको कभी भी क्या है सिंपल जो गेहूं के आटे की रोटी खाने को नहीं बोलता है, वो मिक्स्ड ग्रेन बोलेगा, या फिर जौ या बाजरे की रोटी खाने को बोलता है। क्यों बोलता है, क्योंकि उसमें क्या होता है रुक्ष गुण होता है। लेकिन जो सिंपल नॉर्मल होता है उसमें क्या है रुक्ष गुण नहीं होता है, ठीक है, गेहूं के आटे में। नेक्स्ट अगला आ जाता है मंद। मंद जो होता है, मंद जो गुण है, नेक्स्ट अगला आता है मंद। मंद का कम होता है डलनेस, सुस्ती, ठीक है। तो ये क्या है, कफ को बढ़ाएगा, पित्त को कमन करेगा, दैट इज़ अ शम्य। अब ये किस किस चीज़ को करता है, तो उसमें बोला गया कि गत्य अवरोध, ठीक है ना, मतलब कोई भी गति उसके लिए अवरोध बनेगा, शैथिल्य बनेगा, ठीक है, स्थिरता ला देगा, अल्प क्रियता, और क्या आ जाएगा इसमें चिरकारिता, ठीक है, क्या आ जाता है, चिरकारिता। तो चिरकारिता इसमें बोला गया, तो इसमें आपको ये चीज़ देख लेनी है
जैसे कोई व्यक्ति है, उसने ये क्या है, मंद गुण ला देता है। अब जैसे किसी को क्या है, डायरिया बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो उसमें हम मेडिसिन वैसे दे सकते हैं जिसमें क्या है, मंद गुण वाला हो, क्योंकि जो डायरिया का रहेगा वो तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट रहता है, ठीक है, वो तीक्ष्ण टाइप का रहेगा कि वो एकदम से निकलेगा बॉडी में। तो अगर हम उसको मंद चीज़ दे देंगे, उसको रोक देंगे, उसकी क्रिया को अल्प कर देंगे, तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो वही चीज़ें क्या इसमें बताई गई हैं। तो इसमें इन्होंने क्या है, एग्जाम्पल जो दिया गया है वो दिया गया है मंद गुण का। तो मंद गुण में इन्होंने बोला गया है, एक मिनट, इन्होंने दिया गया है कि अमता वत्सनाभ और कुटज घन आदि। तो इन्होंने क्या है, सिंपल इन्होंने ड्रग्स बता दिए गए हैं। वो ड्रग्स जैसे जैसे आप मेडिसिन पढ़ेंगे तो वैसे वैसे क्या आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है स्निग्ध, ठीक है, क्या आ जाता है हमारे पास, तो स्निग्ध गुण आ जाता है। तो स्निग्ध हो गया हमारा मंद। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण हो जाता है कि शार्पनेस है। उसके बाद तेजी जिसको, या फिर अग्नि होती है, कफ को कम करेगा, जो भी बिल्कुल इसके ऑपोजिट हो जाएगा, शोषण करेगा। जिसमें बहुत ज़्यादा स्निग्धता रहेगी या बहुत ज़्यादा क्या है, जिसमें क्लेदता रहेगी, ठीक है। जो क्रीमिश टाइप के जो रोग होते हैं, ठीक है, क्रीमिश रोग जो होते हैं उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि क्लेदता उत्पन्न कर देता है वो। तो क्लेदता को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो शोषण कर्म करना होगा, मतलब शोधन कर्म करना होगा। तो क्लेदता में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है, तो उसमें आ जाता है जयपाल हो गया, मरीच, पिपली और सोंठ, ठीक है। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। आपका जो काम रहेगा वो ये रहेगा कि स्थिरता, सर, मृदु, काठिन्य, ठीक है, ये देखो। अब सिंपल हम क्या बोल देते हैं कि तीक्ष्णता है, तीक्ष्णता रहेगी तो शार्पनेस है। स्थिरता, उसका काम क्या होगा, दैट इज़ अ इमोबिलिटी। इमोबिलिटी का वही काम है कि हमने ऐसा कोई ड्रग लेना है जिसका क्या काम होगा, जैसे स्थिरता है, स्थिरता में आ जाता है इमोबिलिटी। तो इमोबिलिटी का काम क्या होता है कि किसी की जो गति है उसको क्या कर देना, ख़त्म कर देना। किसी की गति को क्या करना, हमने ख़त्म कर देना। और वो ख़त्म कब हो सकती है, तो वो ख़त्म तभी होगी जब उसमें जो गुण होगा, ठीक है ना, जो हम पढ़ रहे हैं, जिसमें जो गुण होगा वो क्या है, कफ को बढ़ाने वाला होगा, ठीक है। तो उसमें एग्जांपल देख लेना कि अश्वगंधा बल, जैसे कुछ बहुत सारे लोग ऐसे आपके पास आएंगे कि हमारी बॉडी नहीं बलती है या स्थिरता नहीं रहती, तो उसके लिए हम क्या करें, तो आप उसमें क्या है, ये एडवाइस कर सकते हैं। मोबिलिटी, मोबिलिटी होती है गतिशील, गतिशील में आता है कि वात कारक होना चाहिए। जैसे कि अगर बहुत सारे लोग आपके पास ऐसे पेशेंट आएंगे जो बोलेंगे कि नहीं, हमारा तो जो पेट है ना वो अच्छे से साफ़ नहीं होता, या फिर ऐसे लगेगा कि जो गोला है वो अंदर पेट के अंदर घूम रहा है, मतलब कि एक जगह ही वो स्थिर है, तो वो नीचे नहीं जा रहा, मतलब कि हमारा पेट साफ अच्छे से नहीं हो पा रहा है, ऐसे ही लग रहा है कि हमारी आंतों में ही पड़ा हुआ है। तो उसमें हम क्या मोबिलिटी वाली चीज़ें देंगे। मोबिलिटी इन द सेंस कि वो वाली जो गति, जो वात, जैसे कि वात का अनुलोमन करवाना, तो वो सारी चीज़ें आ जाती है। मृदुता मीन सॉफ्टनेस, तो इसमें आ जाता है कि आपको ऐसी देनी है मेडिसिन जिसमें क्या है, जो बॉडी है वो अच्छी तरह से क्या हो जाए, स्निग्ध हो जाए, ठीक है, मुलायम हो जाए। तो वो सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे घृत, तेल, वसा, मज्जा, ठीक है। काठिन्य, काठिन्य मीन्स हार्डनेस, किसी की बॉडी ऐसी रहेगी